बहुत सी बांझ औरतों को बच्चे की खुशी देने वाला रामपुर गांव का 60 साल का रामू, जो जिस किसी भी बांझ औरत से शादी करता उसे बच्चे की प्राप्ति हो जाती। आखिर रामू ऐसा क्या खाता है, ये जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मेरे बाबा, जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा करके लोगों के सामने चलते थे, आज मेरी वजह से उनका सर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 60 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वह 60 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का दोस्त रामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बांझ औरतें रामू से शादी करके बच्चे पैदा करती थीं। पहले जब उन औरतों को बांझ होने के ताने मिलते थे, रामू से शादी करने के बाद वह बच्चे की मां बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और बाबा इस समय रामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा रामू को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बांझ होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से यह बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के तानों से तंग आकर मेरे बाबा ने फैसला किया कि वह मेरी शादी रामू से करवा देंगे। इसीलिए वह उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उनके माथे से बांझपन का दाग हटाया है, मेरी बेटी से भी शादी करके ये दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहां खामोश बैठी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं इनसे शादी कैसे कर सकती थी। मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम रामू से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहां लेकर आ गए। बाबा ने रामू से भी यही कहा कि मेरी बेटी को कोई ऐतराज नहीं है तुमसे शादी करने में। रामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तुम मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक रामू नाम का आदमी था, जिसे सब लोग रामू चाचा कहते थे। छोटा हो या बड़ा, उन्हें सभी लोग रामू चाचा कहकर पुकारते थे। वह मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात तो ये है कि वह अपने घर में अकेले रहते थे। उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे कि रामू चाचा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उस समय हमें शादियों में जाने का बहुत शौक था। वह भी हमसे कहते कि बच्चों, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वह हमारे माता पिता की उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी तो गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ रामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना कोई बच्चा। वह शहर में कुछ काम करते थे और वहां से अच्छे खासे पैसे कमाकर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसों की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी रामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी रामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहते, रामू, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरे पास इतना रुपया पैसा है, तू किसके लिए छोड़कर जाएगा? तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई वारिस तो होना चाहिए ना। रामू चाचा के भी दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने उनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब रामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि मैं मीना मौसी से शादी करना चाहता हूं। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी यह बात सुनता उसको यकीन नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर मीना से शादी क्यों करना चाहते हैं। मीना मौसी हमारे गांव की वह औरत थी जिसे उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। मीना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी वह मां ना बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बांझ कहकर तलाक दे दी थी। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार सब बच्चे की वजह से उनका घर ना बस सका। अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि मीना मौसी एक बांझ औरत है और उसके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उनसे किसी ने शादी नहीं की थी।
उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने ही छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वह भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ही ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही रामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा, बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है। उसे तो पता भी नहीं था कि रामू ने उसके लिए रिश्ता भेजा है। जिस समय यह सारी बातें हो रही थीं, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 60 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे, तो वह किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे दे, न कि एक बांझ औरत से जो उनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वालों ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कहने लगे कि अगर मीना की शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बांझ नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपने 10वीं के एग्जाम दिए थे और मैं अपने घर में फ्री थी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा की शादी के इंतजाम देख लो। दिन मैं और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारी के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद गांव की औरतों से बातें करने में मगन हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैंने उनके कमरे में एक शीशी रखी देखी। मैंने वह शीशी उठाई और उस पर लगे लेबल से नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ था। मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी कि इतने में चाचा कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वह शीशी देखकर घबरा गए। मैंने चाचा से पूछा कि यह कैसी दवाई है? ये दवाई किसकी है? उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसकी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि यह हर मर्ज की दवाई है। इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरी मीना मौसी को मैं ये दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से उस शीशी को देखने लगी। चाचा ने मुंह मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं उसे हाथ ना लगाऊं। खैर, चाचा की शादी हो गई। मीना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सब चाचा की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब यह भी सारी उम्र बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मीना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे भी बहुत हैरत हुई। मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैडम, अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह मां बन सकती है? टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब तुम्हें किसने बताया? मैंने जब उन्हें रामू चाचा और मीना मौसी की कहानी बताई तो वह दंग रह गई। कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाया हो। भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी यह बात सुनकर उदास हो गई, क्योंकि उनकी भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बांझ कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि रामू चाचा एक बांझ औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपनी टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन जो शीशी मेरे हाथ में आई थी आज वो यहाँ नहीं थी। मैंने मौसी से कहा, तुमने सारी गोलियां खा ली? वह हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं समझी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियों वाली शीशी थी। मौसी कुछ देर सोचने के बाद बोली, वह दवाई वाली शीशी, वह तो यहाँ नहीं है, लेकिन वह रामू की जेब में होती है। वह रोज उसमें से एक गोली खाता है। मौसी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मौसी वह गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। बिना कुछ खाए मौसी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी? ये तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था। चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भी शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए थे। चाचा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयां बंट रही थीं। लेकिन 2 महीने बाद ही मीना मौसी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनका देहांत हो गया। ये खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। मीना मौसी की मौत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे,
लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की जरूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा कि मैं अब शादी करूंगा तो किसी बांझ औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपनी टीचर का ख्याल आया। चाचा मेरी टीचर से उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे, इसीलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वाले शादी के लिए मानेंगे या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वह फौरन इस शादी के लिए मान गए। कुछ दिनों में ही मेरी टीचर की और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बांझ औरत बच्चा पैदा कर लेगी। लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। मेरे टीचर ने एक बहुत ही अच्छी लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा न चाचा पर गया था और न ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते थे कि जरूर चाचा के पास कोई राज है या वह कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बांझ औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वालों ने चाचा से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं थे, लेकिन उन्होंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती थी। मैंने अपनी टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा था, लेकिन वह कहती है कि भगवान की कृपा है जो उसने मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद टीचर ने रामू चाचा से तलाक ले ली और उन्होंने एक दूसरी बांझ औरत की शादी उनसे करवा दी। उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर गांव से चली गई। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत हैरानी हो रही थी। पहले तो बांझ औरतों का बच्चे पैदा करना, और फिर मेरे टीचर जी का उनको तलाक देकर चले जाना। और चाचा ने भी उनको तलाक दे दी थी, उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को एक ही साल के अंदर अंदर बच्चे हो गए। फिर कुछ समय बाद चाचा के यहाँ एक और औलाद हुई। 65 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थीं। अब तो आसपास के गांव में भी यह बात पहुंच चुकी थी कि जो बांझ औरत हो वह चाचा से शादी कर ले तो उसको औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो चाचा की दौलत भी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनकी दौलत में कमी होने के बजाय और बढ़ रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी उम्र भी शादी की हो गई थी, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ने की इजाजत थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। लेकिन मैंने बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले जन के होते हैं, वह अपनी औरतों पर पाबंदियां नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं, और मेरा एक शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरे ये शौक शहर जाकर ही पूरे हो सकते थे। यहाँ गांव में रहकर तो मैं कहीं भी नहीं घूम सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर वाले की जरूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब गांव के ही थे। इसीलिए बाबा ने रामू चाचा से कहा कि वह मेरे लिए शहर में रिश्ता देखें, वह शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा ठीक है। बदकिस्मती से उन दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक आया रख ली। वह अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इस दौरान चाचा के पास कई बांझ औरतों के रिश्ते आए, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई औरत बांझ नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया था। उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वह अपने ही गम में थे, इसलिए बाबा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते को भी नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ कर दे, मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कराती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और माँ को बिना बताए चाचा के घर की तरफ चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो मुझे अंदर से जानी पहचानी सी आवाज आई।
मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक ठीक निकला था। अंदर मेरी टीचर जी अपने बेटे को गोद में लिए हुए बैठी थी। वह चाचा से कह रही थी कि आप किसी बांझ औरत से शादी कर ले, उनको भी समाज में इज्जत मिल जाएगी और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। चाचा कहने लगे कि अब मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं रहा। तुम लोगों ने तो यह राज अपने सीने में छुपा के रखा कि कैसे मुझसे शादी के बाद बांझ औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी बदनामी हो। जो राज सालों से छुपा हुआ है, वह छुपा हुआ ही रहे तो बेहतर है। अब मैं अकेला ही ठीक हूं। मैंने बहुत गौर से उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि वह कोई राज की बात कर रहे हैं। शायद वह राज यही था कि चाचा की पत्नी बांझ होने के बाद भी कैसे बच्चे पैदा कर देती हैं, मगर उन्होंने पूरा राज खुलकर नहीं बताया था। बंद लफ्जों में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं वहीं खड़ी थी कि टीचर जी बाहर आ गई और मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने टीचर जी से उनकी बेटे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आई थी कि आप चाचा को छोड़कर क्यों गई थीं, और अगर छोड़कर चली गई थी तो अब आप उनसे छुपकर मिलने क्यों आती है। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया और कहने लगी कि मैं कोई छुपकर मिलने नहीं आती हूँ, सिर्फ आज ही आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए मैं मिलने के लिए आ गई। मैंने भी टीचर जी से आंखें फेरते हुए कहा कि एक बार जो छोड़कर चला जाए वह पलट कर वापस नहीं आता। अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं गई होती तो वह आज इस हालत में अकेले नहीं होते। लेकिन आपको तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि आपने उनसे तलाक ली और उनकी दूसरी शादी करवाकर यहां से चली गई। आप तो हमें मोहब्बत और वफा के बारे में पढ़ाती थी, लेकिन आप तो खुद ही किसी का साथ नहीं दे सकी और उसे छोड़कर चली गई। हमारी आवाज सुनकर चाचा बाहर निकल आए और वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे कि तुम क्यों ऐसे बदतमीजी कर रही हो, ये तुमसे बड़ी है। मैंने चाचा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा और टीचर जी से कहने लगे कि तुम जाओ, इसकी खबर मैं लेता हूं। टीचर जी खामोश होकर वहां से चली गई। मुझे तो उन दोनों पर हैरानी हो रही थी कि तलाक होने के बाद भी वह आपस में इतनी अच्छे से बात कर रहे थे। अक्सर देखा जाता है कि तलाक के बाद तो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यह तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। असल हैरत तो मुझे चाचा पर हो रही थी कि उन्होंने टीचर जी से शादी की, उनको औलाद दी, अपना नाम और पैसा सब कुछ दिया, समाज में उन्हें सिर उठाने के काबिल बना दिया। लेकिन फिर भी वह चाचा को तलाक देकर चली गई और चाचा ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी वो उनसे इतनी प्यार से बात कर रहे थे। टीचर जी के जाने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि ये कौन सा तरीका होता है बड़ों से बात करने का, वो बड़ी है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये सब सुनकर मैं चाचा से कोई बात किए बिना ही अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बाबा के दोस्त घर पर बैठे और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। वह मेरा रिश्ता लेकर आए थे और बाबा ने मेरा रिश्ता भी उनके बेटे से पक्का कर दिया था। मैंने बाबा से बहुत मना किया कि मैं उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह लोग अनपढ़ और जाहिल है। मैं इन लोगों में खुश नहीं रह सकती। लेकिन बाबा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मुझे शुरू से ही इनके घर का माहौल पसंद नहीं था। वह लोग बहुत अमीर थे, लेकिन तमीज नाम की उनके घर में कोई चीज नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में अपनी बाबा की इज्जत की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। पिछले 2 साल मैंने जैसे भी गुजारे थे, बस मैं ही जानती थी। मैं अपनी ससुराल में बहुत मुश्किल से रह रही थी। मैं भगवान से दुआ करती थी कि इन लोगों से मेरी जान छूट जाए, लेकिन मेरी जान ऐसे छूटेगी, मैंने ये नहीं सोचा था। मैं माँ बनने वाली थी तो मेरी ननद ने मुझे सीढ़ी से धक्का दे दिया। मैं पेट के बल पूरी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मैं अपने बच्चे को खो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं अब माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरी ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर में छोड़ दिया। कहने लगे कि जब यह हमें बच्चे नहीं दे सकती तो हम इसे अपने पास रखकर क्या करेंगे। बल्कि उन लोगों ने तो सारे गांव में यह हवा उड़ा दी थी
कि मैं अब बांझ हो चुकी हूँ। इसी वजह से मेरे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। बाबा जब भी घर से बाहर जाते हैं तो लोग उनसे मजाक में कहते कि अपनी बेटी की शादी भी रामू चाचा से कर दो, यह भी बच्चे पैदा कर देगी। बाबा लोगों के तानों से तंग आ गए थे। इसीलिए आज मैं अपने बाबा के साथ रामू चाचा के घर में बैठी थी। बाबा मुझे उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले गए थे। चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं जानता हूं तुम हमेशा इस बात के पीछे पड़ी रही हो कि तुम्हें मेरा राज पता चल जाए कि कैसे बांझ औरतें मुझसे शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेती हैं। तुम क्या पूरा गांव ही मुझसे इस बारे में सवाल करता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना यह राज बता रहा हूं। जब मैं 25 साल का था तब मैं बीमार हुआ और डॉक्टर के पास अस्पताल गया तो उसने मेरा पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद बताया कि मुझे बचपन से ही एक बीमारी थी, लेकिन किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया और बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब कभी भी बाप नहीं बन सकता। अब मैं बाप बनने के हक से महरूम हो गया। पूरे खानदान में यह बात फैल गई थी। मेरे खानदान के ही लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे और मुझे ताने देते थे और कोई मुझ पर तरस खाता था। मेरी मंगनी टूट गई थी, मेरे छोटे भाइयों की भी शादी हो गई थी और सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए थे। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे परिवार में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस गांव में चला आया। अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमाए कि लोग मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे। यहाँ मेरी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और मेरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरे दोस्त भी मुझसे शादी के लिए कहते थे, मगर मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरा सच जानने के बाद मुझसे शादी नहीं करेगी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वह माँ बने। जब मैं एक औरत को माँ नहीं बना सकता तो मैं उसे शादी भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर अकेला ही रहूंगा। मैं अपने दोस्तों को यह बात कैसे बताता, इसलिए मैं उनसे कोई ना कोई बहाना कर दिया करता था। मुझे मीना को देखकर बहुत दुख होता था। वह बेचारी भी मेरी तरह बांझपन के ताने सुनती थी। मुझे उसका दुख बिल्कुल अपने जैसा लगता था। उस बेचारी को भी अपने परिवार वालों ने छोड़ दिया था, जैसे मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया था। जब मुझसे सब लोगों ने कहा कि मैं इतनी दौलत किसके लिए छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत किसी काम में लगा देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं अनाथ आश्रम से बच्चे को लेकर उनकी बेहतरीन परवरिश करूंगा, लेकिन मैं अकेले बच्चे नहीं पाल सकता था। उसके लिए मुझे एक माँ की जरूरत थी। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने मीना के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसे सारी बात सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया था कि वह भी माँ नहीं बन सकती और मैं भी बाप बनने के काबिल नहीं हूं। तो हम दोनों शादी कर लेते हैं और बच्चा गोद ले लेंगे। मीना ने भी इस काम के लिए हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने सोचा कि अब अगर हम बच्चा गोद लेते हैं तो लोग तो हमें फिर भी ताना देंगे कि बांझ थी और बच्चे को गोद लेना पड़ा गांव वाले, और यह समाज हमें वह इज्जत नहीं देगा और ना ही वह इस बच्चे को हमारा सगा बच्चा मानकर इज्जत देंगे। इसीलिए मैंने गांव की दाई को उसके मुंह मांगे पैसे दिए और उससे कहा कि पूरे गांव में ऐलान कर दे के मीना मां बनने वाली है। उसने ऐसा ही किया। 9 महीने बाद हम डिलीवरी के बहाने से शहर चले गए और वहां अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद लेकर आ गए। मीना को भी बांझपन के तानों से छुटकारा मिल गया था। वह मेरी बहुत ज्यादा एहसानमंद थी, लेकिन उस बेचारी के जीवन के दिन कम ही बचे थे। उसे कैंसर हो गया और वह इस दुनिया से चली गई। फिर तुम्हारी टीचर जी से मुझे शादी करनी पड़ी। वह भी बहुत अच्छी औरत थी। उसको भी समाज में इज्जत दिलाने के लिए हमें यही वाला ड्रामा करना पड़ा। इस बार भी हमने एक बच्चा गोद लिया था। मेरी ख्वाहिश थी मैं इन बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करूं। एक दिन तुम्हारी टीचर का पहला पति हमारे घर आया और वह मुझसे कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि वह तुम्हारी टीचर से बहुत मोहब्बत करता है और उसके साथ रहना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह भी अपने पहले पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरी वजह से उसे समाज में इज्जत मिली है। अब वह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़कर जाएगी, लेकिन मैंने उसकी खुशी के खातिर उसे छोड़ दिया। वह मुझे तलाक देना नहीं चाह रही थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी।
और मैं दो प्यार करने वालों को अलग रहता नहीं देख सकता था। इसलिए मेरे जोर देने पर उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक होने के बाद उसने मेरी शादी अपनी एक बांझ सहेली से करवा दी, ताकि मैं अकेला ना रहूं और मेरे बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो सके। उसे भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए थी। बैठे बिठाए उसे पति और औलाद और इज्जत मिली, तो वह भी मेरी शुक्रगुजार हो गई। तुम्हारी टीचर अपने बेटे को साथ लेकर चली गई, क्योंकि वह उसकी परवरिश खुद करना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे वह बच्चा ले जाने दिया और खुशी खुशी उसे रुखसत कर दिया। मेरी तीसरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने दो बच्चे अडॉप्ट किए थे, लेकिन उसकी जिंदगी भी बहुत थोड़ी थी। कुछ दिनों में उसका भी देहांत हो गया। ये है मेरा सारा राज, जिसको कोई नहीं जानता था, और मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। मैं सिर्फ उन बांझ औरतों को समाज में इज्जत और उन अनाथ बच्चों की परवरिश अच्छे से करना चाहता था। उनको छत देना चाहता था, माँ बाप का प्यार देना चाहता था। इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। लेकिन तुम्हारे पिता को यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो, मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी बेटी समझा है। मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। चाचा ने बताया कि उनको भी कैंसर हो चुका है और उनके पास बहुत कम दिन बचे हैं। अब उन्हें इन बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि उनके जाने के बाद इनका कौन ख्याल रखेगा। मैंने चाचा से कहा कि आप फिक्र ना करें, आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इनको इनकी माँ बनकर पालूंगी और आपका यह राज भी मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने अपने बाबा से भी साफ साफ कह दिया कि औलाद का क्या है, मैं इन बच्चों को ही पालकर अपनी जिंदगी काट लूंगी। कुछ दिनों बाद चाचा का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इन बच्चों के और मेरे नाम कर दी थी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। किसी की शादी ना होने से या बच्चे ना होने से उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई न कोई मकसद मिल ही जाता है, जैसे मुझे मिल गया था।